हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी यहाँ पे क्लासेस आपको कराई जा रही है उनके नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन में हमने जितनी भी हमारी सीरियल क्रॉप्स थी उनको ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेग्यूम में भी हमने पिजन पी को ऑलरेडी कवर कर लिया है, बहुत ही अच्छे से कवर किया है। कोई भी क्वेश्चन आपका मैंने अपने हिसाब से वहाँ पे छोड़ा नहीं है, बहुत ही अच्छे से हर एक चीज बताई गई है। आज हम बात करने वाले हैं मूंग बीन के बारे में। देन इसके बाद आपकी अगली लेग्यूम क्रॉप रहेगी उड़द बीन। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उनको जरूर अटेंड करिए, उनके नोट्स अच्छे से बना लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से हमें बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें हमने ऑलरेडी लिख रखी ताकि लिखने में ज्यादा समय ना हमारा बर्बाद हो, कम समय में अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। तो कल्टीवेशन ऑफ मूंग बीन यानी कि जिसको हम कहते हैं मूंग, और कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती। तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो बेसिक जानकारियां हर एक क्रॉप में लेते हैं तो वहां से स्टार्टिंग करेंगे। बोटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर। तो बोटेनिकल नेम इसका आपका होता है विग्ना रेडियाटा। कई बार तो लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूंग बीन व उड़द बीन के जो आपका बोटेनिकल नेम है, तो जो आपका मूंग बीन है उसमें रेडियाटा लगता है पीछे, लेकिन जो उड़द बीन है उसमें आपका मूंगो लगता है। बिगना मूंगो होता है उड़द बीन का और बिगना रेडियाटा होता है मूंग बीन का। ये आप याद कर लेना, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले मैं भी हो जाता था, लेकिन अब मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो ऐसा नहीं होता है। इसके बाद अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी या इसी को फैबेसी भी कहते हैं। अगर हम बात करें ओरिजिन प्लेस की तो ओरिजिन जो इसका है वह इंडिया है। इंडिया। जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती हो तो हिंदी के लिए बोटेनिकल नेम को वानस्पतिक नाम कहते हैं, या वैज्ञानिक नेम फैमिली को कहते हैं। फैमिली को फैमिली ही रहता है। ओरिजिन प्लेस जो आपका होता है इसको उत्पत्ति स्थान कहते हैं, जो कि भारत है, क्योंकि इसका ओरिजिन प्लेस जो है या इसका जो सबसे पहले इसको खोजा गया वो भारत में। इसके बाद क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र संख्या की अगर हम बात करें तो गुणसूत्र संख्या इसमें 22 होते हैं, 22। तो ये चीज जो कि बेसिक जानकारी रहती है हर क्रॉप के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम करते हैं टाइप ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन किस प्रकार का होता है, तो पोलिनेशन में इसका होता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब जब एक ही प्लांट के, एक ही फ्लावर के एंथर स्टिग्मा आपस में मिलते हैं तो उनमें जो पोलिनेशन होता है बिना किसी माध्यम से, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सॉरी, माध्यम रहता है लेकिन सेम प्लांट या सेम फ्लावर पे ये चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन की ऑलरेडी हमने बहुत ही अच्छी से लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो जर्मिनेशन इसका होता है ईपीजीएल। अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने विद एग्जाम्पल जर्मिनेशन को समझा है। ईपीजीएल जर्मिनेशन। अगर हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं पुष्पक्रम हिंदी में। तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको कहा जाता है ऑक्सिलरी रेसिम। यहीं पर अगर हम कॉमन नेम की बात करें कि मूंग बीन को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको हम कैच क्रॉप कहते हैं। CATCH, कैच क्रॉप। इसी के साथ से गोल्डन क्रॉप ऑफ इंडिया कहते हैं। गोल्डन क्रॉप ऑफ इंडिया। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आल्सो नोन एज, या कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी फसल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए। मैंने जितनी भी क्रॉप्स कराई है उनके कॉमन नेम वहां पे आपको करा रखे हैं। और इसको कैच क्रॉप इसलिए कहते हैं। कैच क्रॉप होता क्या है, तो कैच क्रॉप हमने पहले भी आपको बता रखा है, जो भी हमारी मेन सीजन की क्रॉप है या एक फसल, जैसे हमने रबी में आपकी गेहूं लगाई, खरीफ में धान लगाई, तो उसके बीच का जो समय बचता है तो उस समय को यूटिलाइज करने के लिए जो कोई क्रॉप लगा रहे हैं, यानी कैच क्रॉप का मेन मोटिव यही होता है कि जो बीच का सीजन बच रहा है आपका क्रॉप का, तो उस सीजन को कवर करने के लिए इन फसलों का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारी मूंग बीन्स में यूज की जाती है, क्योंकि यह शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, कम समय में तैयार हो जाती है पककर। इसी के साथ मूंग बीन को मूंग तो कहते ही हैं। कैच क्रॉप गोल्डन क्रॉप हो गया। तो ये इसके कॉमन नेम थे जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं कई बार पूछ ले जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपका, तो हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया,
तो इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन आपका होता है आंध्र प्रदेश, मैं एपी लिखे दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद में आपका हो जाएगा एमपी। तो इन जगहों पर इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल पल्सेस या दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहीं पर अगर हम बात करें, ये जो हमारी बेसिक जानकारी थी वो हो गई है। कुछ और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट वेट इसका कितना होता है। टेस्ट वेट होता है 30 से 45 ग्राम। टेस्ट वेट क्या होता है, हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि 1000 दानों का वजन जो होता है उसको हम कहते हैं टेस्ट वेट। तो मूंग बेल में अगर हम 1000 दाने लेंगे, उनका वजन करेंगे, तो वो आता है 30 से 45 ग्राम, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट। तो मूंग बेल में जो प्रोटीन होती है वो होती है 25%, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं रेसिस्टेंट टू। तो जो मूंग बेल हमारी है ये ड्रॉट यानी सूखा के प्रति रेसिस्टेंट है। DROUGST, ड्रॉट यानी सूखा के प्रति रेसिस्टेंट है। मतलब अगर सूखा की कंडीशन है या जब हम क्रॉप को लगा रहे हैं, अगर पानी कम है, बारिश कम हो रही, तो उस कंडीशन में भी हमारी मूंग बीज क्या है अच्छे से ग्रो कर जाती है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। यहीं पर अगर हम बात करें ड्यूरेशन या मैच्योरिटी ड्यूरेशन, आपको लिख लेना, जिसको हिंदी में कहेंगे कि पककर कितने दिन में तैयार हो जाती है। तो 60 से 70 दिन में लगभग ये आराम से पक के तैयार हो जाती है। तो इसको भी आप लिख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन की। तो लैंड प्रिपरेशन में हमने आपको पहले भी बता रखा है कि एक चीज आप कई बार हर एक फसल में लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई लिखने वाली बात नहीं, मैं केवल बोल ही दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना कि पहली प्लाउइंग करेंगे हम किसी भी प्लाऊ से यानी हल से। देसी हल हो सकता है, एमडी प्लाऊ, कोई भी हल ले सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 बार रोटावेटर, कल्टीवेटर या हैरो चलाएंगे, जिससे हमारी सोइल भुरभुरी हो जाएगी। इसके बाद हम पाटा लगा देंगे, जिससे हमारी बोन क्या होगी, लेवल हो जाएगी, लेवलिंग हो जाएगी। और क्या होगा कि जो हमारी सोयल है वो क्रॉप की सोइंग करने के लिए, मूंग बीज की बुआई के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे जो हमारी, इसकी जगह पर एक और लिख लेना, ग्रो इन ऑल सीजन। जो मूंग भी हमारी फसल होती है सभी सीजन में ग्रो की जाती है, रबी, खरीफ, जायद में। लेकिन यहाँ पर हम जो खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन आपका पढ़ रहे हैं, तो खरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जो हमारी क्रॉप होती है मूंग, इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना। यहीं पर अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो लिख लीजिए विद 30 to 35 सेंटीग्रेड, 30 से 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर होती है आपकी मूंग बीज कल्टीवेशन के लिए। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं सॉइल की, किस प्रकार की मृदा में हमारी मूंग बीज अच्छे से प्रोडक्शन देगी। तो इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हाई फर्टाइल सॉइल रिकमेंड करते हैं मूंग बीज के लिए। अगर इसमें भी आपसे स्पेसिफिक पूछी जाए तो ब्लैक कॉटन सॉइल बेस्ट मानी जाती है मूंग बीज कल्टीवेशन के लिए। तो ये आपकी हो गई सॉइल। इसके बाद हम बात करेंगे इरिगेशन मैनेजमेंट। तो क्योंकि ड्रॉट रेसिस्टेंट फसल है तो ज्यादा इसकी जो है पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए 600 से 700 mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है आपकी मूंग बीज की फसल को। यहीं पर अगर हम बात करें क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, तो क्रिटिकल स्टेज वह स्टेज होती है कि जिस स्टेज पर हम अगर वाटर नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो उस स्थान पर या उस जगह पर हमें मैक्सिमम लॉस देखने को मिलता है इरिगेशन ना देने की वजह से, जिसको बाद में इरिगेशन देने से हम पूर्ण या भरपाई नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल स्टेजेस जो है, तो हमारी फ्लावरिंग स्टेज एंड पॉट फिलिंग। फ्लावरिंग मतलब जब फूल आ रहे हैं उस स्टेज पर, और पॉट फिलिंग मतलब जब जो हमारी पॉट होती है जिसको बोलते हैं फली, उसमें जब दाना बन रहे हैं, तो पॉट फिलिंग स्टेज पर। ये 2 स्टेज हमारी क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि जो मूंग बीन हमारी लेग्यूम क्रॉप है, पल्स क्रॉप है, यह बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसके लिए राइजोबियम प्रॉपर यूज किया जाता है। तो जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है उनमें नाइट्रोजन कम दी जाती है, आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता है तो आज अच्छे से नोट कर लेना। तो इसके लिए जो हमारी एनपीके की रिक्वायरमेंट रहती है 25 40 25 एनपीके केजी पर हेक्टेयर, यानी 25 किलोग्राम नाइट्रोजन
40 किलोग्राम फास्फोरस और 25 यानी 25 किलोग्राम पोटास रिक्वायर्ड होती है। इसी के साथ में प्लस 25 केजी ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट भी 25 केजी रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारे हो गए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। यहीं पर हम बात करते हैं, अगर मैं जो चीज बोलने जा रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम जाता है। जो नाइट्रोजन हमारी होती है, अगर हम ज्यादा मात्रा में दे देंगे तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है वह डिक्रीज होता है, तो इसलिए भी ज्यादा नाइट्रोजन नहीं दी जाती है। दूसरी बात है, अगर हम अपनी फसल में नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं तो नोड्यूल फॉर्मेशन, ये चीज आप नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन अगर हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, अगर हम फसल में अपनी नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं तो जो हमारी मूंगफली की फसल होती है वह 12 दिन बाद, 12 डेज, डेज का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग यानी बुआई के बाद, तो 12 दिन की बुआई के बाद अगर हम खेत में नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं तो उस स्थिति में हमारी मूंगफली 12 दिन के बाद जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है मूंगफली क्रॉप में। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन फील्ड में प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में 14 दिन में या 14 डेज आफ्टर सोइंग, 14 दिन बुआई के बाद जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है मूंगफली क्रॉप। तो याद रखना, अगर नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं तो 12 दिन में, अगर दे रहे हैं तो 14 दिन में। इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। और यहीं पर अगर हम बात करें तो लगभग जो आपकी फ्लावरिंग स्टेज होती है तो उस स्टेज पर मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन या नोड्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो 60 डेज बाद, 60 डेज आफ्टर सोइंग यानी 60 दिन बाद, बुआई के 60 दिन बाद जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वह पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, मतलब हाईएस्ट हो जाता है। इसके बाद जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका, और नाइट्रोजन तो आपको पता ही होगा कि पहली जो बेसल डोज के रूप में हम फास्फोरस पोटास को पूरी दे देते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन की हाफ डोज देते हैं या 1/3 देते हैं। रिमेनिंग डोज जो रहती है वो बेसल या बाद में हम स्प्लिट डोज में देते रहते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के पहले हम इतना लिख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड या गिवन टू द फील्ड एज पर दी फील्ड चेकिंग, या सीड जो हमारी फील्ड होती है या जो सॉइल होती है इसकी टेस्टिंग करने के बाद हम जो एनपीके है उसको देते हैं। लेकिन अगर हम सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो जो रिकमेंडेड डोज हमारी होती है जो कि हमने यहाँ पे लिखी है इसको देते हैं। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं आपका वीड मैनेजमेंट। तो जैसा कि आपकी जो मूंगफली क्रॉप है ये सभी सीजन में ग्रो की जाती है, तो सभी सीजन के सभी प्रकार के वीड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उनके लिए हम वीडी साइट की अगर बात करें तो पेंडी मेथालिन @ 1 kg AI पर हेक्टेयर प्री इमरजेंस यूज कर सकते हैं। प्री इमरजेंस का मतलब होता है क्रॉप की सोइंग करने के बाद और बुआई से, जर्मिनेशन से पहले, यानी क्रॉप की हमने सोइंग कर दी है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हुई है यानी वो भी जमी नहीं हुई है, तो उसके पहले जो हम एप्लीकेशन करते हैं हर्बिसाइड शुरू करते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, जिसमें पेंडीमेथलिन @ 1 kg पर हेक्टेयर की दर से अप्लाई करते हैं। 1 kg का AI यहाँ पर मैंने लिखा, AI का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। और जो भी आपका दिया रहता है, जैसे आपकी 35 EC अगर किसी हर्बिसाइड या वीडसाइड पे लिखा है तो उसका मतलब है जो 35% है वही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बाकी उसमें जो है सोल्यूट मिला हुआ है या अलग चीज अदर मटेरियल है। तो ये चीज आप नोट कर लेना। वीट की अगर हम बात करें तो खरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, देख रहे हैं हम लोग, तो खरीफ में आपके मोथा, साइप्रस स्पीसीज, अमेरंथस विरिडिस, ऐसे ही कई प्रकार की वीड्स आप लोग लिख सकते हैं जो कि जर्मिनेट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीड रेट के बारे में। तो सीड रेट जो हमारी रिक्वायर होती है तो आप 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से सीड रेट यानी बीज दर रिक्वायर्ड होती है। और यहीं पर अगर हम बात करें स्पेसिंग की तो 30x10, रो टू रो 30 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। यहीं पर अगर आपसे प्लांट पॉपुलेशन पूछ ली जाए तो प्लांट पॉपुलेशन का फार्मूला हमने ऑलरेडी बता रखा है, एरिया अपॉन स्पेसिंग। एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्पेसिंग
हमारी सेंटीमीटर में दी है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नीचे रख के डिवाइड कर देंगे, हमारी प्लांट पॉपुलेशन आ जाएगी 1 हेक्टेयर में कितनी होगी। यहीं पर अगर हम बात करें जो सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम दी है, ये हमारी नॉर्मली खरीद के लिए, लेकिन अगर हम जायद में कर रहे हैं तो वहां पर सीड रेट बढ़ जाती है, जो कि 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो जाती है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं सोइंग टाइम की। तो सभी सीजन में इसकी सोइंग की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, खरीफ में अगर हम सोइंग करेंगे तो खरीफ में जैसा कि आप जून जुलाई में कर देते हैं तो जुलाई में इसकी सोइंग करेंगे। अगर जायद में सोइंग की जा रही है तो जायद या समर में लिख लेना, तो इसकी हम करेंगे मार्च अप्रैल में। यहीं पर अगर हम बात करें रबी की, अगर रबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो कर रहे हैं तो अक्टूबर या नवंबर में इसकी सोइंग कर देते हैं। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। वीडियो को पॉज करके मैं साइड में हटा जा रहा हूँ। इसके बाद जो और भी हमारी चीजें रह गई उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं वैरायटी के बारे में। तो वैरायटी जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो टी वन आपकी वैरायटी थी, ये फर्स्ट वैरायटी थी आपकी मूंग बीन की, फर्स्ट मूंग बीन वैरायटी, जो कि 1948 में रिलीज की गई थी। तो फर्स्ट वैरायटी 1948 में रिलीज की गई थी, यही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। अगला हम बात करेंगे लीफ स्पॉट एंड मोजेक वायरस रेसिस्टेंट। तो लीफ स्पॉट व मोजेक वायरस रेसिस्टेंट वैरायटी के बारे में बात करें तो मोहिनी 5 एंड मोहिनी 8, ये दोनों लीफ स्पॉट व मोजेक वायरस रेसिस्टेंट वैरायटी है। अगला हम बात करें अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, तो उसमें आपकी आ जाएगी वर्षा। वर्षा जो है अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। इसके बाद YMV यानी येलो मोजेक वायरस रेसिस्टेंट वैरायटी की अगर बात करें तो PDM11, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो PDM11 येलो मोजेक वायरस रेसिस्टेंट वैरायटी है। और अगर पूछा जाए येलो मोजेक वायरस ससेप्टेबल, तो वो आपकी PDM, ये आपकी येलो मोजेक वायरस ससेप्टेबल वैरायटी है। रेसिस्टेंट और ससेप्टेबल, रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि उस रोग या पार्टिकुलर डिजीज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ससेप्टेबल का मतलब होता है कि जिस भी रोग के पास ससेप्टेबल है तो उसका प्रभाव सबसे पहले उस पर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों वैरायटी आप याद कर लेना। इसके बाद अदर वैरायटी के बारे में बात करें तो पूसा गोल्ड, पूसा रत्ना, शीला और जवाहर, ये अदर वैरायटीज हैं। हार्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो जो भी हमारे पोर्ट्स होते हैं तो उनके फूटने से, जब ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो सेटरिंग होती है, उनके फूटने लगते हैं। तो सेटरिंग होने से पहले हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेना। स्टोरेज की बात करें तो 8 से 11 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको स्टोर करते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें, सॉरी टेम्परेचर नहीं, मॉइस्चर, 8 से 11% मॉइस्चर यानी नमी पर इसको स्टोर करते हैं। यील्ड की अगर बात करें तो 6 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से यील्ड होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मूंगबीन कल्टीवेशन में वो है डिजीज व इंसेक्ट। तो डिजीज जो आपका है येलो मोजेक वायरस, इसको फुल फॉर्म लिख लेना, येलो मोजेक वायरस। जितने भी वायरल डिजीज होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए किसी न किसी वेक्टर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपका वेक्टर है व्हाइट फ्लाई, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो बोटेनिक सॉरी साइंटिफिक नेम होता है बेमेसिया टेबेकी। और जो दूसरा आपका ये डिजीज होगा येलो मोजेक वायरस, ये फैलता है बेमेसिया टेबेकी की वजह से। अगर हम बात करें इसकी मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, तो क्रॉप रोटेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, या हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थायराम कैप्टाम 2 से 2.5 ग्राम पर केजी सीड के रेट से क्रॉप रोटेशन हो गया। रोगिंग कर सकते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट को फील्ड से निकाल कर उनको जला सकते हैं। तो ये सभी हमारे चीजें हैं जो कि हम अपना सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें केमिकल्स के बारे में तो इंडोसल्फान 0.07% या मैलाथियान 0.05% का हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इंसेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो इंसेक्ट आपके एफिड, व्हाइट फ्लाई एंड पॉट बोरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एफिड है इसका आपका बोटेनिकल सॉरी साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम तो क्रॉप्स का होता है, साइंटिफिक नेम होता है आपका एपिस क्रेसीवोरा। तो एफिड का साइंटिफिक नेम होता है एपिस क्रेसीवोरा। व्हाइट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम हमने पहले यही बता दिया, बेमेसिया टेबेकी। और तीसरा आपका होता है पॉट बोरर। तो पॉट बोरर जो आपका होता है इसका आपका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इनको समझने से पहले थोड़ा येलो मोजेक वायरस के बारे में और समझ लेना कि येलो मोजेक वायरस जब डिजीज लग जाती है तो जो भी हमारी मूंगबीन की पत्तियां होती हैं तो उनके ऊपर येलो कलर के पॉट्स बन जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे का इन्फेक्शन बढ़ता रहता है तो पूरा प्लांट या पूरी पत्ती येलो हो जाती है और
क्या होता है, विल्टिंग आ जाती है, डेड हो जाता है। तो ये सिम्टम में लिख लेना। तो इंसेक्ट के साइंटिफिक नेम हमने बता दिया, एफिड का एपिस ग्रेसिवोरा, व्हाइट फ्लाई का बेमेसिया टबेकी और पोर्ट बोरर का हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो जो एफिड और व्हाइट फ्लाई है, इसके सिम्टम की अगर बात करें तो निम्फ व एडल्ट दोनों जो होते हैं सक द सेल ऑफ शेप ऑफ सेल, यानी जो भी आपका एक प्रकार कह लीजिए जूस होता है पत्ती का व लीफ का, पत्ती का व स्टेम का, तो उसको ये चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें कोई भी मटेरियल नहीं रह जाता है, विल्टिंग इसमें भी हो जाती है, पौधा स्टंट हो जाता है, छोटा रह जाता है और आपकी यील्ड रिड्यूस होती है ओवरऑल। तो ये लिख लेना इसके सिम्टम के बारे में। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा हो गया। पोर्ट बोरर का साइंटिफिक नेम। मैनेजमेंट की बात करें तो स्प्रे ऑफ कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोफ्यूरॉन 40F का जो आता है तो उसको @2 kg पर हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं, या डाईमेथोएट 0.03% AI आपका स्प्रे कर देते हैं। तो ये आपकी मूंगबीन कल्टीवेशन हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन हमने अच्छे से कवर किया। तो इसके बाद हम बात करेंगे उड़द बीन के बारे में। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिए।